हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एसएसटी की जो एक प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, ये 30 डे क्रैश कोर्स जो आप लोगों की सीरीज है उसी का एक हिस्सा है। और कल से आप लोगों की, कल और परसों, ठीक है, आप लोगों की 2 दिन जो है फ्रेंड्स मेगा मॉक टेस्ट है, प्लस आप लोगों की सक्सेस किट भी तैयार हो चुकी है। आप सभी लोग एकदम से जो है एक प्रिपरेशन मोड के अंदर में आ जाइए। 140 प्लस का टारगेट रखना है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आज भी आप लोग पूरा अपने आप को समर्पित कर देते हो ना, तो भी आपके 140 प्लस आ सकते हैं। और जो बच्चा 140 प्लस लेकर आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको जो है मेरे तरफ से एक लैपटॉप, ठीक है, जो बच्चे लेकर आएगा, इसको करिए आप लोग एक्सेप्ट इस चैलेंज को और पूरी तरह से लग जाइए। ये 30 डेज क्रैश कोर्स का जो पूरा का पूरा लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। आज भी लास्ट में बता दूंगा, और आज लास्ट में टेस्ट भी मिलेंगी आप लोगों को। कैसे मिलेंगी सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए फ्रेंड्स, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है हमारे वो बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक भी कर दिया है और कंटिन्यूअसली अपना अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि बौद्ध धर्म के अंदर में बोधिसत्व जो एक कंसेप्ट है, ये क्या चीज है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बोधिसत्व वाला, और आपको केवल सीटेट नहीं बल्कि बहुत सारे और भी एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। देखिए बुद्धिज्म के अंदर में, ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि दो मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर में, बौद्ध धर्म में दो शाखाएं हैं। एक है हिनायान, पुराना वाला जो बुद्धिज्म है ना, उसको हिनायान बोलते हैं, इसको ओल्ड वाले को। और जो न्यू वाला है ना, उसको बोलते हैं महायान, ठीक है, महायान। महायान जो हिनायान वाले लोग हैं, वो बोधिसत्व में विश्वास नहीं रखते। हिनायान वाले नहीं रखते, महायान वाले जो है वो विश्वास रखते हैं। बोधिसत्व क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो। ज्ञान की प्राप्ति मतलब उसको समझ में आ गया कि भाई दुनियादारी में क्या है, ठीक है, कुछ नहीं रखा है, ठीक है, मस्त पे की जो है सारी चिंता उनता सब छोड़ दो और आराम से जियो जिंदगी, ठीक है। और अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, ठीक है। कर्मा जो है वो तुम्हारा वर्क करता है। जैसे आप लोग लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया या नहीं कर दिया, ये भी कर्मा आपका, ठीक है। तो कर्मा जो है वो वर्क कर रहा है, आपने शेयर कर दिया नहीं कर दिया है, ठीक है। तो ये बोधि सत्व जो है, अब इसको सब कुछ समझ में आ गया। अब ये चाहता तो अपनी जिंदगी मस्त पैकी अकेले में जी सकता था, आइसोलेशन में। लेकिन इन्होंने क्या चुना? इन्होंने चुना कि भाई मैं दुनिया में ही रहूंगा, वर्ल्ड में ही रहूंगा, दुनिया में लोगों के साथ ही रहूंगा और लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है, हेल्प करूंगा मैं लोगों की। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, ठीक है, ओके, उसको बोधिसत्व कहा जाता है। और बोधिसत्व की दूसरी खासियत यह है कि वो दुनिया में ही रहता है, मतलब वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है। ऐसा नहीं कि हिमालय पे जाके बैठ गया और लोगों की हेल्प करता है, उनको भी ज्ञान दिलाने में, ठीक है। ये वाली बात हो गई आप लोगों की। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो बोधिसत्व है। मान लो आप अपने घर के अंदर में जो है वो बड़े हो, आप जो है अपना, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपने मस्त की पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, आप अपने छोटे छोटे भाइयों को, अपने मोहल्ले के सब बच्चों को बिलाकर फ्री में पढ़ा रहे हो, ठीक है, ट्यूशन वगैरह दे रहे हो, तो आप भी बोधि छोटे मोटे टाइप के बोधिसत्व तो हो ही गए। कोई है क्या यहाँ पर में हमारा छोटा नन्ना मुन्ना सा बोधिसत्व? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोधिसत्व आप लोगों को बता दिया मैंने, एक ऐसा पर्सन जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है, और वो दुनिया को ज्ञान की जो है बातें सिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, बुद्धिज्म के अंदर में दो मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। एक है हिनायान, मतलब पुराना वाला, ठीक है, ये लोग बोधिसत्व में नहीं मानते, इवन ये मूर्ति पूजा में भी नहीं मानते, मूर्ति पूजा भी नहीं मानते, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर गौतम बुद्ध को याद भी करना है तो वो कोई ना कोई सिंबल बना लेते हैं। जैसे कि ये पेन है, इनको मान लिया कि भाई ये पेन है, ये गौतम बुद्ध है, इनको मैं मोटिवेशन मानता हूँ, ठीक है, और ध्यान में लग जाता हूँ, ठीक है। मैं बढ़िया से गौतम बुद्ध की फोटो नहीं बनाऊ या वो मूर्ति नहीं बनाऊंगा मैं यहाँ पर मैं, ठीक है, ओके। तो हिनायान वाले मूर्ति पूजा में भी नहीं मानते थे, मूर्ति वगैरह भी नहीं बनाते थे, ऑर्थोडॉक्स है, और बोधिसत्व में भी नहीं मानते कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वो दूसरे की हेल्प करे। उनका बोलना है भाई सबको अपना अपना देखना पड़ता, ठीक है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, सबको अपना ही करना पड़ता है। इसीलिए वजह से इसको छोटा यान हिनायान बोलते हैं। और महायान मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को अपने साथ जो है वो मोक्ष करा सकता है, ज्ञान प्राप्त करा सकता है, इसलिए महायान बोलते हैं। चलो इसी इसी कड़ी के ऊपर में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, बताओ। हाँ, चिन्हों के माध्यम से जो है गौतम बुद्ध को दिखाया जाता था, ऐसे पेन वगैरह के माध्यम से, ठीक है। मान लो ये मेरा माइक है, ठीक है, ये चश्मा है मेरा गौतम बुद्ध, ठीक है, इस तरीके से।
चलिए देखिए फ्रेंड्स, महायान बुद्धिज्म मतलब न्यू वाला। सबसे पहली बात तो एक एक करके करते हैं। हीनायान मतलब पुराना वाला, महायान मतलब न्यू वाला। बुद्धा का जो प्रेजेंट है वो स्कल्पचर में कुछ चिन्हों का उपयोग करके दिखाया जाता था। भाई देखो, मूर्तिकला में बुद्ध की उपस्थिति कुछ चिन्हों के माध्यम से दिखाई जाती थी। चिन्ह मतलब एक्चुअल में मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, कुछ चिन्ह बना दिए जाते थे, जैसे ये वाला चिन्ह है। तो ये तो हीनायान की स्पेशलिटी, हीनायान की स्पेशलिटी है। बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, बिल्कुल महायान के समय में ही मूर्ति पूजा शुरू हुई, बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। बोधिसत्व वर नॉट एक्सेप्टेड, गलत। बोधिसत्व तो एक्सेप्ट किया जाता था ना महायान के अंदर में, नॉट बोल के तो ये गलत हो गया आपका। महायान के अंदर में बोधिसत्व होता था कि नहीं होता था, है ना, नया वाले के अंदर में कि भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, दूसरों को भी ज्ञान बांट रहा है। मथुरा और तक्षशिला डिक्लाइंड एज सेंटर ऑफ स्कल्पचर, मतलब मूर्ति कला के केंद्र के रूप में। ठीक है, मथुरा और तक्षशिला का डिक्लाइन हुआ, मतलब अब वहां पहले मूर्ति बनती थी, अब बनना खत्म हो गई। डिक्लाइन का मतलब होता है खत्म होना, पतन हो जाना, जबकि उल्टा है, डिक्लाइन नहीं हुआ था, ठीक है, उत्थान हुआ था। वो और उभरे कि भाई हमारा जो है मूर्ति कला जो है, मूर्ति यहाँ मथुरा और तक्षशिला में मूर्तियां बनने लगी, गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी उल्टा। और ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड, ये महायान की स्पेशलिटी है। महायान के अंदर में बोधिसत्व जो है वो उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के काइकोलर और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? 29/1/2023 का क्वेश्चन। अब देखिए बोधिसत्व के अंदर में एक और चीज भी थी फ्रेंड्स, सभी लोग अपना अपना जो है सही कर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए 850 से ज्यादा बच्चे देख रहे 6 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है, 578 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सब लोग अपना अपना भी यहाँ पर में जो है कर्म सही कर लीजिए, कर्मा। वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, काइकोलर जो है फ्रेंड्स, काइकोलर और देवांग, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। साउथ इंडिया के जो है ये मूर्ति कला जो है आप लोगों का, ये बेसिकली बुनकरी जो कला है, बुनकरी कला जिसके अंदर में कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, और धागे वगैरह से अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, उसके लिए फेमस थे। तो काइकोलर, साले और देवांग, तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन के अंदर में जो है वो दो ही दिए थे, ठीक है, काइकोलर और देवांग। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, साले ये गाली नहीं दे रहा हूं मैं किसी को, हाँ, ये ना वो जाति का नाम है, ठीक है। काइकोलर, 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 ठीक है, और देवांग, ये देवांग, ये क्या है फ्रेंड्स आप लोगों के, ये याद रखना है। साउथ इंडिया के अंदर में बुनकर, साउथ साउथ इंडिया के अंदर में बुनकर, बुनकर का मतलब क्या होता है? वेवर, जो कपड़े बुनते हैं उन लोगों की है। ओके, और भी है आप लोगों को बताता हूं जी। चलिए अब मुझे बताओ, ये तंती नाम के जो लोग हैं, बुनकर है ये भी, तंती, ये कहाँ के हैं? आप लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं। जुल्हा और मोमिन, ठीक है, जुल्हा या जिनको मोमिन भी कहा जाता था, वो कहाँ के थे, ये बताएंगे आप सभी लोग। देखो लिखो, जब तक खुद से नहीं करोगे प्रैक्टिस ना, यहाँ पर मैं खुद से आप लोग जो है अपने आप को नहीं जो है मोटिवेट करोगे, तब तक कैसे याद रहेगा लंबा चौड़ा आपके जो है माइंड में, कैसे याद रहेगा? तंती बंगाल के, जुल्हा या मोमिन जो है फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया के, लिख दो सभी लोग। साले, काइकुलर और देवांग, ठीक है, ये साउथ इंडिया के थे, ये याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद में तंती बुनकर जो थे वो बंगाल के थे, जुलाहा या मोमिन जो है वो उत्तर भारत के थे, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके ऊपर में तो जोड़ियां मिलाने तक के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर में। ओके चलिए, तो मैं आप लोगों से एक आपको चैलेंज देता हूं, ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे, ओके, कि भाई बताओ तंती कहाँ के थे, तंती, ठीक है, तंती कहाँ के थे, और जुल्हा, जुल्हा कहाँ के थे, ठीक है, और साले, ये जो है ये बुनकर, ये कहाँ कहाँ के थे, ये आप लोग मुझे बता दो। चलो देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है, 1 2 3, कमेंट के अंदर में सबके आंसर आ जाने चाहिए। अगर आप लोग एक्टिव हो, 140 प्लस का टारगेट रखे हो, तो हो जाएगा आप लोगों का। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर में, ये पूरा का पूरा आपका बड़ा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कम से कम 6 नंबर के बराबर का है, क्योंकि एक आपका तो जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में, और सिंगल सिंगल क्वेश्चन अगर आते हैं तो भी आप कर पाओगे। जी बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका आंसर हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको आपको फिर से दिखाता हूँ मैं, मतलब एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आप लोग खुद से आंसर लगाना है इसका। ओके चलिए, हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर में देखिए, देखिए प्रथम कुलक, प्रथम कुलक का मतलब होता है मुख्य शिल्पकार। शिल्पकार मतलब जो मूर्तियां वगैरह बनाता है, शिल्प अलग अलग चीजें जो है बनाता है, मिट्टी से खिलौने वगैरह मूर्तियां बनाता है। नगर श्रेष्ठी मतलब होता है चीफ बैंकर,
चीफ बैंकर या मर्चेंट, मुख्य बैंकर या व्यापारी, शहर का कोई जो नहीं क्या महाजन वगैरह टाइप के जो लोग होते थे, जो लोगों को पैसा उधार देते थे, बैंकर या व्यापारी लोग, ठीक है, उनको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवाह जो है वो कौन होता था? व्यापारी कारवा का नेता, मतलब व्यापारियों का जो ग्रुप जाता था पूरा का पूरा व्यापार करने के लिए दूर दराज के इलाकों के अंदर में, तो कोई तो नेता होना चाहिए ना। मान लो कि अपन लोग सब व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग सब मेरे साथ में हो, छोटा छोटा आप लोग व्यापार कर रहे हो, मैं आपको लीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कौन हो जाऊंगा यहाँ पर? मैं सार्थवाह हो जाऊंगा आप लोगों का। महादंड नायक, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, मतलब कि न्यायिक अधिकारी, वो भी मुख्य वाला, जो सबसे मेन वाला, जैसे चीफ जस्टिस होते हैं ना वैसे ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वैसे मुख्य न्यायिक अधिकारी महादंड नायक, ठीक है। संधि विग्रही का मतलब रक्षा मंत्री टाइप का, युद्ध और शांति का मंत्री। कुमार अमात्य, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे कुमार अमात्य। अभी हमारे भारत के कुमार अमात्य कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री या प्रधानमंत्री टाइप का जो है, ठीक है, तो कुमार अमात्य सबसे महत्वपूर्ण वाला मंत्री। तो भारत का कुमार अमात्य कौन है अभी आप लोग बता देंगे कमेंट करके। अब चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी जल्दी से, और ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद भी ले सकते हो। 1000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस है वो भी मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो सक्सेस किट है और जो कल की टेस्ट है आप लोगों की, वो भी आप लोगों को मिल सके। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सार्थवाहा मैं ही था आप लोगों का, आपको पता है ना, आपका सारथी, आपका सार्थवाहा, तो मतलब आपका लीडर ऑफ मर्चेंट, ठीक है, जो व्यापारी है उन लोगों का नेता, ठीक है। चलिए, प्रथम कुलिक मतलब होता है मुख्य शिल्पकार, ठीक है, तो दो की जोड़ी ए के साथ में लगनी है, दो की जोड़ी ए के साथ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, अरे भाई ये तो शुरू होते से ही खत्म हो गया एक ही क्वेश्चन में, एक ही पॉइंट में। कितने लोगों ने ये ऐसे कर लिया था? ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक, टीचिंग परीक्षा की निंजा टेक्निक, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। उसके बाद में प्रथम कुलिक जो है फ्रेंड्स, ये मुख्य शिल्पकार होता था, तो ए की जोड़ी बी के साथ में लगेगी, लगी हुई है देखिए यहाँ पर में, ठीक है। नगर श्रेष्ठी मतलब मुख्य व्यापारी या फिर बैंकर, ठीक है, शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारी, तीन की जोड़ी डी के साथ लगनी चाहिए, जी हाँ लगी हुई है। चेक कर लेते हैं संधि विग्रही का, संधि विग्रही का मतलब वॉर और शांति का, युद्ध और शांति का मंत्री, चार की जोड़ी ई के साथ लगनी है, लगी हुई है। कुमार अमात्य सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, ठीक है, पांच की जोड़ी सी के साथ, तो देखिए एक ही जगह पे लगी थी पांच की जोड़ी सी के साथ, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। कितने लोगों को अब ये समझ में आ गया? एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से सही कर लिया है, हाथ ऊपर करेंगे जल्दी जल्दी से। जितने लोगों ने एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से करेक्ट कर लिया है, हाथ ऊपर करिए, ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। 89% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, मतलब आप देखिए इतना भारी भरकम क्वेश्चन 89% अगर आंसर कर पा रहे हैं, तो आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टेट में आया था इसी तरीके का क्वेश्चन, आप लोग बताइए कौन सा वाला गलत है। अब आप तो बता सकते हो आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, महादंड नायक चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ये तो सही है आपका। महादंड नायक मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर। नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी मतलब चीफ बैंकर या मर्चेंट। सार्थवाह मतलब लीडर ऑफ मर्चेंट ऑफ कारवा, ठीक है, मर्चेंट का जो कारवा होता था उसके ये। अब एक जो क्वेश्चन यहाँ पर में एक्स्ट्रा आ गया आप लोगों का, एक जो पॉइंट आ गया एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, उपरिक, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में दे दिया आप लोगों को, उपरिक, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये उपरिक मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्चुअली टीजीटी लेवल का क्वेश्चन था, इसी वजह से आया था। अदरवाइज आप लोगों के लिए पहले ये तीन तो एलिमिनेट करना आसान था ही आप लोगों का, तो ये वाला ही होगा गलत, उपरिक। चीफ क्राफ्ट पर्सन नहीं होता है। क्राफ्ट पर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ पर में, जो चीफ क्राफ्ट पर्सन होता है आप लोगों का, उसको प्रथम कुलिक बोला जाता है। प्रथम कुलिक, मुख्य शिल्पकार मतलब होता था प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक, है ना, उपरिक नहीं बोलते थे उसको। उपरिक जो है फ्रेंड्स, ये अलग टर्म है आप लोगों की, जो कि एक तरीके का न्याय अधिकारी होता था। मुख्य न्यायिक अधिकारी नहीं, न्याय अधिकारी, बस इतना सही, न्याय अधिकारी, प्रांत के अंदर में न्याय अधिकारी, ठीक है, बस इतनी सी बात थी उसके अंदर में, और कुछ भी नहीं था। तो चीफ क्राफ्ट पर्सन नहीं होता था उपरिक मतलब, ठीक है। तो सी जो है वो गलत है आप लोगों का, और ये टीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सही कर दिया है, तो हाथ ऊपर करके एक बार बता दीजिए। 82% लोगों ने सही आंसर दिया है, 82% लोगों ने, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, जो आप लोगों की आपको पता है कि फ्री क्रैश कोर्स है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, उन लोगों को मिल गया होगा, ठीक है, आपको मिल जाती है सारी पीपीटीज रोज की, और टेस्ट भी मिल जाती है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है फ्री क्रैश कोर्स का, वो भर देंगे नीचे में जाके। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मेहरौली दिल्ली में लौह स्तंभ से संबंधित कौन सा विकल्प
जो है आप लोगों को सही है बताना है। देखिए मेहरौली नाम की जगह है दिल्ली में, ठीक है, वहां पर में लौह स्तंभ है, एक लोहे का स्तंभ है, ये इस तरीके का लोहे का स्तंभ, ठीक है, लौह स्तंभ तो आयरन से ही बनाऊंगा, सही बात है, ठीक है। इट्स हाइट इज 7.8 मीटर, ये करीब 1800 साल पुराना है, और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा वजनी है। बताइए क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है ये। जी तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट है ना, वो 7.8 मीटर हाइट की नहीं है, ये 7.2 मीटर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये आपका 7.2 मीटर हाइट का है ये, ठीक है, 7.2 मीटर का है। तो यहां पर में ये वाला गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये करीब 1500 साल पुराना है, ना कि 1800 साल, 1500 साल पुराना है ये। पूरा पेड क्लास के अंदर में भी और सब लोगों को बार बार रिवाइज करके आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, बी और सी गलत है। इसका वजन 3 टन से ज्यादा, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ए और डी सही है, बी और सी गलत है। तो ए और डी सही है, बी और सी गलत है, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आंसर करना था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे सही नहीं है यहाँ पर में, क्यों गलत है आप लोगों को एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन को 2 3 4 5 मिनट बाद फिर से डाल दिया जाए। कितने लोग एग्री करते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, इधर उधर कर दे, ठीक है, नंबर्स चेंज कर दे आपके, और जो भी टर्म्स है, तो आप लोग कर पाओगे सही से। आयरन से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात, 7.8 मीटर नहीं, 7.2 मीटर का है ये, लिखो सभी लोग, 7.2 मीटर हाइट का है। कितने साल पुराना है, करीब 1500 साल पुराना है, और 3 टन से ज्यादा वजनी है, ठीक है। चलो अब देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन और देता हूँ इसके बारे में आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से और कर सके इसको। ये जो पिलर है आपका मेहरौली के अंदर में आपको मिलेगा कुतुब मीनार टावर के पास में, कुतुब मीनार के पास में, ठीक है, कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास में। ये लोहे का बना हुआ है, 7.2 मीटर हाइट है इसकी, और 3 टन से ज्यादा वजनी है। ये करीब 1500 साल पुराना है। अच्छा, ये लोहे का है तो अब तक इसमें जंग क्यों नहीं लगा, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। तो इसमें जंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि उन लोगों को ये बात पता थी कि अगर लोहे में फॉस्फोरस मिला दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगता बहुत लंबे समय तक। तो उनको मेटलर्जिकल ज्ञान था, मतलब आप समझिए उनको धातु विज्ञान का ज्ञान था। आपको पता था कि ये बात, कितने लोगों को पता था कि लोहे के अंदर में फॉस्फोरस मिला दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगता। आप बताओ, आप इतने सारे लोग देख रहे हो यहाँ पर में, 1150 के करीब बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी बताओ आप लोग, कितने लोगों को पता था, नहीं था ना। देखिए उन लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों को पता था कि लोहे के अंदर में अगर फॉस्फोरस मिला दिया जाए तो वो लंबे समय तक उसमें जंग नहीं लगेगा। तो जंग इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें फॉस्फोरस मिला दिया गया था। तो लिख दो आप लोग क्या मिलाया गया था उसके अंदर में, ठीक है। ये कौन से वंश के समय का है, गुप्ता वंश के समय का है। कैसे पता चला, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त दो जो बोलते हैं ना हम लोग, उनका नाम इसके ऊपर में उल्लेखित है, इस पिलर के ऊपर में चंद्रगुप्त दो लिखा हुआ है, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो गुप्ता वंश के समय का है ये, ऐसा हम लोग इसका अनुमान लगाते हैं, 1500 साल पुराना। चलिए 800 प्लस लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे फ्रेंड सेशन को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तवा बांध से विस्थापित लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए लड़ने वाला तवा मत्स्य संघ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तवा मत्स्य संघ इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से संबंधित है, तवा मत्स्य संघ किस राज्य से संबंधित है, जल्दी बताइए आप लोग। तवा मत्स्य संघ किस राज्य से संबंधित है, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ किस राज्य से है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में है। एक्चुअली फ्रेंड, तवा मत्स्य संघ तवा नदी, जो तवा जो रिवर है ना आपकी, ठीक है, उससे रिलेटेड है, तवा रिवर जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तवा मत्स्य संघ तवा रिवर से रिलेटेड है। तवा रिवर जो है फ्रेंड्स, ये नर्मदा में जाकर मिल जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर में क्या हुआ, वहां पर में जब बांध बनाया गया तो लोगों को मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, बोला कि हम मछली नहीं पकड़ने देंगे तुमको। तो क्या हुआ, मत्स्य संघ बनाया गया, अधिकारों के लिए लड़ा गया, और फाइनली उनको अधिकार मिल गया मछली पकड़ने का, ठीक है, तवा मत्स्य संघ, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। 1990 के दशक के अंदर में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कंपाइल्ड इन सॉन्ग्स ऑफ पेरियालवार, अंडाल, टोंडरा पोड्डी अलवार, नम्मलवार, नाम कितने मस्त हैं इन लोगों के, प्यारे प्यारे से नाम, पेरी अलवार, अंडाल, टोंडरी पोड्डी अलवार, नम्मलवार, ठीक है। इनके गीतों का संकलन किसमें किया गया, इनके नाम से समझ में आ रहा है। देखो दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है, एक तो है आप लोगों के अलवार, ठीक है, अलवार, ठीक है, अलवार, और दूसरे है नयनार, वेरी गुड, नयनार, ठीक है, नयनार। जो नयनार है ना, ये लोग शिव भक्त है, शिव भगवान की आराधना करते हैं, ठीक है।
और अलवार लोग जो है ये विष्णु भगवान के भक्त है, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, विष्णु। तो अलवार लोग जो है ये विष्णु भगवान के स्तुति में या उनके सम्मान में जिन्होंने जो गीतों की संरचना की है वो कौन सी वाली इसमें की है? दिव्य प्रबंधम, तेवरम, तिरुवाचकम या तिरुमलाई? तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अलवार लोगों की पुस्तक है उसका नाम है दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है? सभी लोग लिखेंगे दिव्य प्रबंधम। इसके अंदर में उन्होंने गीतों की रचना की है। वही अगर मैं तेवरम और तिरुवाचकम की बात करूं तो ये नयनार लोगों का है, नयनार। ठीक है, नयनार, नयनार लोगों ने दो पुस्तकें लिखी है, तेवरम और तिरुवाचकम, दोनों के दोनों। ये नयनार लोगों की पुस्तक है। तो पेरी अलवार, नाम में ही अलवार है। ठीक है, टोंडरी पोड्डी अलवार, नाम में अलवार है। नम्मलवार, ये अंडाल जो है ये पेरी अलवार की बेटी थी, अंडाल। तो अंडाल किस, मतलब उनकी बेटी का नाम था, वो भी संत थी। ठीक है, तो अलवार परंपरा से बिलोंग करती थी ये। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना था आप लोगों ने। अब मुझे आप लोगों को दो पॉइंट्स में आप लोगों से पूछता हूं। मुझे एक चीज आप लोग बताएंगे अच्छे से यहां पर में, ठीक है, कि भाई जब हमने बात की नयनार और अलवार की, तो नयनारों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी, 63 नयनार संत हुए। ठीक है, इसके अंदर में सारी ही जातियों के लोग थे, मतलब अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों को भी इन्होंने अपने अंदर में संत बनने दिया। मतलब ये लोग जाति प्रथा और छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, चाहे नयनार लोग हो चाहे अलवार लोग हो, दोनों के दोनों। ठीक है, तो नयनार जो लोग थे उनमें अप्पार, संबंधार, सुंदरार, मणिक्य सागर ऐसे लोग आते हैं। इन्होंने तेवरम और तिरुवाचकम नाम की पुस्तक का संकलन किया है। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अलवार लोगों की, तो अलवार लोगों की संख्या थी 12। ठीक है, पेरी अलवार, उनकी बेटी अंडाल, टुंडरी पोड्डी अलवार, नम्मलवार, दिव्य प्रबंधन नाम की जो बुक है उसके अंदर में इन्होंने गीत लिखे हैं। अलवार लोग जो है ये किससे संबंधित थे? अलवार लोग विष्णु भगवान की स्तुति में जो है गाने लिखते थे और विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, और नयनार, नयन से याद रख लेना, तीसरी आंख शिव जी की खुल गई, तो शिव भगवान को मानते थे ये लोग। ठीक है, नयनार लोग। नयनार लोगों ने तेवरम और तिरुवाचकम नाम की पुस्तक लिखी है, अलवार लोगों ने, ठीक है, दिव्य प्रबंधम लिखी है। अब मैं आप लोगों से एक जो सवाल पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स, सवाल कुछ इस प्रकार का है जो आप लोग आंसर करोगे सभी बच्चे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं 864 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से 1000 का आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने, सभी लोग जल्दी जल्दी से कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग। ठीक है, ओके, ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि ध्यान से समझना है आप लोगों ने कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि नयनार, नयनार, नयनार किस भगवान को मानते थे और अलवार किस भगवान को मानते थे, तो आप लोग क्या करोगे आंसर? जल्दी बताओ। ठीक है, ये आंसर आप लोगों ने करना है। इसके बाद में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, कि भाई तेवरम और तिरुवाचकम कौन से, तेवरम, तेवरम और तिरुवाचकम, तिरुवाचकम, वाचकम, ये दो पुस्तकें कौन से वाले संप्रदाय की लिखी हुई है? इनमें से, ऊपर में से, दोनों में से किसकी लिखी हुई है? और दिव्य प्रबंधम किसकी लिखी हुई है? दिव्य प्रबंधम, प्रबंधम, ठीक है, दिव्य प्रबंधम, ठीक है, किसकी द्वारा लिखी गई है? इन दोनों में से। अच्छा, नयनारों की संख्या कितनी थी ये आप इस बक्से में लिख दो। अलवार लोगों की संख्या कितनी थी ये भी इस बक्से में लिख दो। चलो, इतना आप लोगों ने कर लिया फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी के सभी बच्चे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे पाए जाते थे। अब ये शुतुरमुर्ग कौन है सर? ठीक है, तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक शुतुरमुर्ग की फोटो लगा दी जाए। ठीक है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, ऑस्ट्रिच, वो ऐसा भागता है, टुक 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 जोर के भागता है, एक पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता, भागता है, बहुत तेज भागता है, आप गाड़ी भगा लो जोर जोर के, भागेगा बहुत जोर से। ठीक है, तो भारत में भी पाए जाते थे पहले के जमाने में, पूरा पाषाण युग के समय में। ठीक है, कैसे पता सर? महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, जिन पर आप लोगों ने नक्काशी भी कर ली है, चित्रांकन किया उनके अंडों के ऊपर में आप लोगों ने जो है वो बना दिया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर में एक इमेज भी आ गई है। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा ऑस्ट्रिच दिख रहा है आप लोगों को, बड़ा हो गया, छोटा हो गया अभी ये ऑस्ट्रिच, आपको दिख रहा है अब यहाँ पर में ऑस्ट्रिच, ये है आपका ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग ऐसा भागता, बहुत स्पीड में भागता है शुतुरमुर्ग। तो अफ्रीका अफ्रीका में तो मिलते हैं, ठीक है, अभी भी, लेकिन भारत में अब नहीं मिलते। भारत में लेकिन पूरा पाषाण युग के समय में, मतलब आज से करीब 2-2.5 लाख साल पहले मिलते थे। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उनके अंडे मिले। अब अंडे तो उड़ के नहीं आए होंगे, कि उड़ते, क्योंकि उड़ तो सकते ही नहीं है लोग अभी। ठीक है, तो उनके अंडे दिए होंगे, तो अंडे के छिलकों के ऊपर में हम लोगों ने, पुराने समय के लोगों ने नक्काशी वगैरह करके रखे, तो उससे पता चला हमको। तो भाई दोनों के दोनों सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है,
कहा गया भाई बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 87% लोगों ने सही आंसर लगाया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, शुतुरमुर्ग आपको भारत में किस समय काल में मिलते थे आप लोग लिखोगे, कौन से युग में मिले हैं। ठीक है, ये आंसर लिखो पहले तो कि कौन से युग में मिले। अच्छा, इनके शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके आप लोगों को कौन से राज्य में मिलते हैं, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी एक जगह है जिसका नाम है पाटने। ठीक है, पाटने नाम की जगह, वहां पर में मिले आपको, महाराष्ट्र के पाटने नाम की जगह पर, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में, मतलब दोनों के दोनों सही है। तो हम लोगों को पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग के अंदर में पाटने नाम की जगह पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। नाउ फ्रेंड्स, ज्येष्ठ अधिकार, प्रिमोजी नेचर का मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ अधिकार। देखो ज्येष्ठ, आपको पता है ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, और अधिकार मतलब राइट्स। तो मान लो कि ये हमारा राजू है। ठीक है, और हमारे राजू के जो है, ठीक है, 10 बच्चे हैं। ठीक है, ये राजू, आजू बाजू, काजू, ताजू, सब कुछ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उसके। ठीक है, अब राजू का जो सबसे बड़ा बच्चा है, ठीक है, ये वाला जिसका नाम काजू है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा बच्चा है, तो राजू की सारी संपत्ति इसको मिल जाएंगी। राजू जो है जो भी छोटा मोटा राजा उजा होगा तो राज्य का अधिकार भी इसको मिल जाएगा, सबसे बड़े बेटे को। तो एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स द फादर्स एस्टेट। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिल जाती है, इसको ज्येष्ठ अधिकार बोला जाता है। ठीक है, ये है आपका। मुगल लोग इसके अंदर में नहीं मानते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, मुगल इसमें नहीं मानते थे। तो सबसे बड़ा बेटा, उसको सबसे सारे अधिकार मिल जाए, ये होता है ज्येष्ठ अधिकार, प्रिमोजी नेचर। मुगल इसमें विश्वास नहीं करते थे, मुगल्स जो है इसमें विश्वास करते थे क्या, नहीं करते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्येष्ठ अधिकार का मतलब होता है ज्येष्ठ पुत्र से संबंधित विरासत का अनन्य अधिकार, पूरा का पूरा अधिकार उसी के पास में है। मुगल लोग कोपर सिनेरी इनहेरिटेंस में मानते थे। ठीक है, कोपर सिनेरी इनहेरिटेंस, जिसका मतलब होता है सहदायदाद, सहदायदाद या सहदायिक उत्तराधिकार, सब में बटेगा। ठीक है, सारे बच्चों में बांटो बराबर बराबर प्रॉपर्टी। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके का क्वेश्चन दिखाया था मैंने। ठीक है, आप लोगों ने जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया था। एसएसटी किंग सर, थैंक यू वेरी मच स्मार्ट एनर्जी सर, कोर्स ज्वाइन करना है। देखिए आप नीचे में जो नंबर चल रहा है, जो भी बच्चा है, कोई भी कोर्स हो, चाहे आप बीपीएससी का हो, बीपीएससी टीआरई का, सुपर टेट हो, केवीएस हो, ठीक है, या डी ट्रिपल एस भी हो, कोई भी कोर्स हो, आप नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, उसके ऊपर में आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीम आपकी मदद कर देंगी। 7611101101, 96978844 कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, अगर कॉल नहीं लग रहा है तो मदद कर देंगी टीम आपकी। ठीक है, देखो मेहरौली के अंदर में जो लौह स्तंभ है वो लोहे का है, ऑब्वियस ही बात है, लोहे का है भाई। ठीक है, सही बात है। ये 7.2 मीटर हाइट का है, हाँ या ना, सही बताओ, सही बात है या नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, 7.2 मीटर का है। थोड़ी देर पहले हमने देखा, जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा उसका फायदा होगा। ठीक है, ये करीब 1500 साल पुराना है, सही बात है ये भी। ठीक है, इसका वजन 2 टन से ज्यादा है, नहीं 3 टन से ज्यादा है। ठीक है, 3 टन से ज्यादा है, 3 टन होना चाहिए था यहाँ पर में, 2 टन नहीं होना चाहिए था, 3 टन होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है आपका। तो ए बी और सी सही है और डी गलत है। ए बी सी आर करेक्ट, डी इज रॉन्ग। हमने क्वेश्चन को अल्टर किया है थोड़ा सा आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक लाइक तो यार जल्दी से बनता है टीम के लिए, जिन्होंने आपके लिए इतना स्पीड में क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, आई वॉज क्वालिफाइड लास्ट सीटेट पेपर 2 बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच सोनी लश्कर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में। ठीक है, 1500 साल पुराना है। अच्छा, इसमें क्या मिलाया गया था लोहे के अंदर में जिससे अभी तक इसमें जंग नहीं लगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, बताइए। थैंक यू सोनी, बताइए जल्दी जल्दी से कि क्या मिलाया गया था इसके अंदर में। फॉस्फोरस मिलाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। कौन से राजा का नाम लिखा है इसके ऊपर में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम लिखा है, ये भी याद रखना है। कितने साल पुराना है ये, 1500 साल पुराना है। ठीक है, गुड, 999 लाइक्स हो चुकी है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्यों किया जाता था। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा राजू है। ठीक है, अब ये जो है ये इसका जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार के अंदर में। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक इलाके पर हमला किया और इस इलाके को जीत लिया उसने, लेकिन ब्राह्मण है ये तो, और जो राजा है वो क्षत्रिय होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक यज्ञ करेगा, हवन यज्ञ वगैरह करेगा, ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, अनुष्ठान करेगा, ये यज्ञ या अनुष्ठान करेगा, जिसको हिरण्यगर्भ अनुष्ठान बोला जाता है। जैसे ही वो यज्ञ करेगा, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, जो भी करना है, मंत्र वगैरह पढ़ने हैं वो सब पढ़ेगा, और ऐसा माना जाएगा कि इसका रीबर्थ हो गया है, इसका अब नया जन्म हो गया है। ठीक है, और वो अब बन गया है क्षत्रिय, क्षत्रिय बन गया है। मतलब ऐसा नहीं कि ये मर जाएगा फिर से उठेगा और उठने के बाद बोलेगा मैं कहा हूं, मैं कहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस वो यज्ञ करेगा और ऐसा माना जाएगा यज्ञ खत्म होते ही कि भाई क्षत्रिय बन गए, मुबारक हो, क्षत्रिय हो गए तुम। ठीक है,
चलिए इस तरीके से। तो टू डिक्लेयर द किंग एज क्षत्रिय इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं भी है तो उसको क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है ना, अनुष्ठान, उसको हिरण्यगर्भ अनुष्ठान बोला जाता है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। ठीक है। चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो कोई राजा है, जन्म से नहीं है, तो वो कर सकते हैं। दांती दुर्ग इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। दांती दुर्ग जो है वो जन्म से क्षत्रिय नहीं था, उसने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था राष्ट्रकूट राजवंश का प्रमुख बनने के पहले। अब इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल तो क्वेश्चन लगा दिया जाए कि दांती दुर्ग जो है वो कौन से राजवंश से रिलेटेड था, कौन सा राजा था जिसने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपके। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, सितंबर 2014 का, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था वह कहां से था, कौन से राजवंश से बिलोंग करता था। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट की आप लोगों से, तो दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था वह राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करता था, राष्ट्रकूट वंश से। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2021 को आया हुआ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को लेकर। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त जो है उसके बारे में पॉइंट दिए गए। इट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। देखिए प्रदीप्ति व्रत या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ही वही चीज आप लोगों की। मान लीजिए कि इधर साइड में सूरज है हमारा। ठीक है, सूरज है ये। तो सूरज के सामने में जो होता है वो डे होता है, और जो पीछे होता है वहां नाइट होती है। ठीक है, नाइट होती है। तो एक ऐसा चक्र सा बन जाता है जो डे और नाइट को डिवाइड करता है, उसी को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, एक साइड में, जिसके एक साइड में दिन है एक साइड में रात है। ठीक है, जो एक इमेजिनरी सर्कल टाइप का बन जाता है वो। ओके, आपकी टीम बहुत एक्टिव है, थैंक यू वेरी मच रोहित मुनि जी। इसके बाद में जो है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि भाई हमारा जो एक्सिस है, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल कैसे घूमती है, ऐसे तिरछी घूमती है। ठीक है, ऐसे टेढ़ी होकर 23.5 डिग्री घूमती है। तो हमारी पृथ्वी इसके अराउंड घूम रही है, इस इमेजिनरी सर्कल के अराउंड, इस इमेजिनरी एक्सिस के, एक्सिस जिसको बोला जाता है। अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती, ऐसा सीधी होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में आ जाते। लेकिन हमारी पृथ्वी टेढ़ी है, तो ये एक्सिस और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ या ना, बस इतना बताओ। हमारी पृथ्वी अगर सीधी होती, ऐसा 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं होती, तब दोनों एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड करते, दोनों एक दूसरे के ऊपर में जो है साथ में मिलते। लेकिन अभी फिलहाल के अंदर में हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर में नहीं मिलते, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो इट कोइंसाइड विद द एक्सिस, गलत है ये। जो लोग बोल रहे हैं ना दोनों सही है, वो गलत है भाई। वृत्त और अक्ष के साथ में कैसा मिलता है, एक्सिस हमारा तिरछा है, ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती, ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है ना वो थोड़ी सी तिरछी, उसका एक्सिस घूम झुका हुआ है, और झुकी हुई पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। लेकिन जो सूरज की रोशनी है वो तो बिल्कुल आधे आधे में ही बांटेंगे ना, वो थोड़ी ना देखेंगे एक्सिस कैसा है, सीधा है, झुका हुआ है, क्या है। ठीक है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, वन इज द आंसर। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ओके, ये इस तरीके से देखिए आप लोग, यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी का एक्सिस है वो ये है। हमारी पृथ्वी का एक्सिस ये है, देखिए आप देख भी सकते हो एक्सिस, तो कहाँ एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। लेकिन एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड नहीं करते हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। चलिए, ना फ्रेंड्स, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था वो क्या था, आप लोग बता दीजिए जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन देखा, बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी से। 23.5 डिग्री झुकी है हमारी पृथ्वी का एक्सिस, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, एक बार शेयर भी कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो। और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोस है, जितने भी स्ट्रेटेजीज है, सब कुछ मिल सके। और कल आप लोगों के पेपर 1 की टेस्ट है, ये याद रखना है। जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है 30 डे फ्री क्रैश कोर्स का, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए कल। और परसों के दिन आप लोगों की पेपर 2 की टेस्ट है। ठीक है, तो कल भी मैं आप लोगों को रिमाइंडर दूंगा। ठीक है, रात में होंगी टेस्ट आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, और टाइम जो सुटेबल, जो मोस्ट सुटेबल टाइम है वो आप लोग आज कमेंट करके बताओगे मुझे, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल टाइम्स कौन से हैं। क्योंकि आगे में और भी आप लोगों की मॉक टेस्ट लेनी है। जो बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, और वो फॉर्म भरा हुआ है, वो टेस्ट दे सकता है, और उसको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी वहां पर में। ओके, चलिए, तो राष्ट्रकूट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मृदा परिच्छेदिका
कि निम्नलिखित परतों में से किसमें ह्यूमस पाया जाता है? ह्यूमस, व्हाट इज ह्यूमस? देखिए, ह्यूमस जो है ना फ्रेंड्स, एक ऐसी चीज है आपकी, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियां गिरती है, मान लो यहाँ पर मैं गिर गई एक पत्ती, वो सड़ेंगी गलेंगी, तो वो उसका पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो यहीं पे जमा हो जाएगा, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स थे मिट्टी में मिल जाएंगे। कोई एक मान लो कि कोई एक बकरी थी, ठीक है, वो मर गई, तो बकरी मर जाएंगी, वो जमीन में जो है ह्यूमस में वो कन्वर्ट हो जाएंगी धीरे धीरे सड़ गल के। ओके, तो ह्यूमस मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, जो भी अवशेष, जो रिमेन्स थे, जब वो सड़ जाते, गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो बच जाते हैं उसी को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमस। तो ह्यूमस आपको कहाँ मिलेंगे? भाई ऊपरी मृदा में, सबसे टॉप सॉइल में, क्योंकि अंदर जाके कोई थोड़ी मरता है कि भाई जाके पाताल लोक में जाके कोई मरेगा। मैक्सिमम जो जानवर है या कोई पत्ती उत्ती है वो सब कहाँ पर में सड़ती गलती है? ऊपरी सतह पे, तो टॉप सॉइल के ऊपर में मिलेंगी आपको। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉइल है, मिट्टी है आपकी, वो इन इन परतों में से जाती है। सबसे नीचे होती है जनक, ये जो चड्डी टाइप का दिख रहा है ना आपको, ये पेरेंट रॉक है। इसको समझो बस आपकी, ये मिट्टी मतलब हमारी पृथ्वी का एक भाग है करके। ठीक है, ये पेरेंट रॉक है जिससे ये मिट्टी बनने वाली है, चट्टाने हैं ये। ठीक है, पत्थर। फिर क्या होता है, ये चट्टानों में थोड़ी सी वेदरिंग हुई है, अपक्षय हुआ है उनका, मतलब थोड़ी सी सड़ कर गई है चट्टाने, तो थोड़ी सी भुरभुरी टाइप की हो गई है ये चट्टाने। जब ये और थोड़ी सी चट्टान थोड़ी और ज्यादा खराब हो जाती है, तो उसको सब सॉइल कहा जाता है, जिसमें रेत, सिल्ट, क्ले, चिकनी मिट्टी वगैरह टाइप की, बालू, गाद, ये सब होता है उसमें। उसके भी ऊपर में होती है आपकी थोड़ी मिट्टी, जो एक्चुअल में मिट्टी है, जिसमें सॉइल और ह्यूमस दोनों होता है, जिसके ऊपर में आप वेजिटेशन उगा सकते हो, पेड़ पौधे उगा सकते हो। ठीक है, सब सॉइल के अंदर में केवल जड़ें वगैरह पहुंच पाती है, वहां पर में ज्यादा कुछ ऐसे ह्यूमस नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक है, तो पेरेंट रॉक, वेदर्ड रॉक, सब सॉइल और फिर टॉप सॉइल, ऐसा होता है। और टॉप सॉइल के अंदर में ही आपको ह्यूमस मिलता है, सबसे ऊपर वाली परत के अंदर में, सबसे ऊपरी परत के ऊपर में। ये आप लोगों का आंसर था। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? जल्दी से ये बता देंगे आप सभी लोग, व्हाट इज मीन बाय जनसंख्या घनत्व? चलिए, 1400 प्लस बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं फ्रेंड्स, 1100 प्लस लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसको बोलते हैं पृथ्वी की सतह के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग, किसी विशिष्ट समय के दौरान रहने वाले लोग। देखिए, एक्चुअल में जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का अगर आपने डब्बा बनाया, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो इस एक डब्बे में आप कितने लोगों को रख सकते हो पूरा ओवरऑल ऑन एन एवरेज? ठीक है, तो जितना भी आपका एरिया है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो हर 1 किलोमीटर बक्से में कितने लोग आएंगे उसको कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने का मतलब यह है कि आपका एरिया कम है, आपके पास जमीन कम है, लोग ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने का मतलब है कि लोग कम है, एरिया ज्यादा। एक इसका एग्जांपल दूं क्या मैं आप लोगों को? बताता हूं मैं आपको। देखिए, हमारे भारत के अंदर में, मैं केवीएस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में। बिहार में एरिया कम है, लोग ज्यादा है, तो हर 1 किलोमीटर के डब्बे में 106 लोगों को रखना पड़ेगा, 1106 लोगों को रखना पड़ेगा। वही अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये नंबर मैं जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हर 1 किलोमीटर के बक्से में केवल 17 लोग रहेंगे। और मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया का एवरेज बताऊं आप लोगों को, ऑल ओवर इंडिया का पूरा सब मिला के, जहां कम ज्यादा मिला के, इंडिया का 382 है, 382। ये क्वेश्चन केवीएस पीआरटी में आया था, केवीएस पीआरटी 2018 के एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिहार के बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा कहां पर में है? DSSB में, AWS के अंदर में, सुपर टेट के अंदर में, अलग अलग इसमें आ चुका है। सबसे कम कहां पर में है ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो सबसे ज्यादा बिहार में है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कम जमीन ज्यादा लोग, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, और भारत का है पूरा ओवरऑल एवरेज 382। जितने भी लोग हैं जो केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीमियम कोर्स टीचिंग परीक्षा के पास में है फ्रेंड्स, ठीक है, सफलता की आपकी जहां पर में आपकी सफलता सुनिश्चित है। लाखों बच्चों को अब तक जो है फ्रेंड्स उनका भविष्य सुधार चुके हैं, आप लोग भी कर सकते हो। जो भी केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, DSSB के लिए, सुपर टेट के लिए, बीपीएससी तैयारी के लिए, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, उस पर कॉल कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन आपके पास में डाउनलोड होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल निकलता है जूही कुमारी जी। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, विश्व का फलोद्यान किसको कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किससे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? क्योंकि वहां पर में फलों की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो फलों की खेती के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ये है आप लोगों का मेडिटेरियन रीजन। ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर में हमारा भारत है,
यहाँ पर में ये पूरा ऐसा अफ्रीका है, यहाँ पर में यूरोप है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहाँ इस एरिया में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर में है भूमध्य सागर, ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये भूमध्य सागर है आपका। तो भूमध्य सागर जो है जिसको मेडिटेरियन रीजन बोला जाता है, उस इलाके के अंदर में, ठीक है, इस इलाके के अंदर में जो वातावरण है और जो जिस प्रकार की पूरी जलवायु है, वहां पर में नींबू वंश के साइट्रस फ्रूट, नींबू वंश के फल बहुत ज्यादा उगते हैं। इसी वजह से इसको विश्व का फलोद्यान या ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। विश्व का फलोद्यान या ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये याद रखना। देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, मेडिटेरियन ट्री जो है वहां पर में जो है फ्रेंड्स बहुत गर्म समर होता है, मतलब वहां पर में जो गर्मी है बहुत ज्यादा तेज पड़ती है, ड्राई सीजन होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है। इतनी ज्यादा होती है कि वहां की जो पेड़ है उनकी बार्क, मतलब उनकी जो तना होता है ना, तना मतलब ये वाला, ये पेड़ है मान लो, ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं बार्क। बहुत ज्यादा थिक होता है ताकि यहाँ से पानी जो है वो लीक ना हो, ठीक है। इनकी जो पत्तियां होती है, ठीक है, जो पत्तियां होती है ना उसके ऊपर में वैक्स की कोटिंग, वैसलिन टाइप की चढ़ जाती है इसके ऊपर में, ओके, ताकि ट्रांसपीरेशन से पानी कम जाए। ट्रांसपीरेशन आपको पता है ना, पत्तियों में स्टोमेटा होता है, वो खुलता है तो पानी उड़ता है, ठीक है, तो पानी का लॉस करने कम करने के लिए। लेकिन मेडिटेरियन रीजन जो है फ्रेंड्स, वहां पर में फलों की खेती अच्छी से होती है, इसी वजह से इसको ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड या फिर फलों का जो है यहाँ पर में बाग या फलों का फलोद्यान, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है इसको। नाउ फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग यहाँ पर में, अब मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट वहां का वैसा है। क्लाइमेट मतलब लंबे समय तक जो वहां की जो वातावरण है वहां का, वहां की जो जलवायु है, ठीक है, वो लंबे समय तक गर्म रहती है, ठीक है। तो जलवायु का मतलब क्या है, लंबे समय तक ऑन एन एवरेज जो वहां की स्थिति है, ठीक है, वहां का जो वेदर है उसको क्लाइमेट बोला जाता है। क्लाइमेट ऐसा नहीं कि डे टू डे बेसिस पर क्या चेंज हो रहा है, हो सकता है किसी दिन बारिश हो रही हो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर समय जो है साल के 360 दिन जो है वो गर्मी रहती है, एकदम धूप रहती है, सिर्फ 5 दिन बारिश हुई मान लो, तो क्या आप बोलोगे वहां का क्लाइमेट बारिश वाला है? नहीं, वहां पर में आप क्या बोलोगे, वहां का क्लाइमेट धूप वाला है, वहां का क्लाइमेट गर्म है, क्योंकि वहां पर में बहुत कम बारिश होती है। तो क्लाइमेट का मतलब डे टू डे चेंज नहीं होता है, ऑन एन एवरेज लंबे समय में जो रहता है ना उसको क्लाइमेट बोलते हैं। जो डे टू डे चेंज होता है उसको बोलते हैं वेदर, ठीक है, वेदर बोला जाता है, ठीक है, मौसम बोला जाता है उसको उस दिन का, ठीक है, जलवायु नहीं बोलते। ओके, तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है क्या? नहीं, जलवायु लंबे समय में जो परिवर्तन होता है या लंबे समय की जो व्यवस्था होती है उसको कहा जाता है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावाच पर निर्भर होती है। देखिए सिर्फ जहां आया ना वहां पर में आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप खुद भी खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ नहीं, ठीक है, ऊंचाई और उच्चावाच। ऊंचाई मतलब कि भाई समुद्र स्तर से उसकी कितनी ऊंचाई है, और रिलीफ मतलब होता है कि उसकी ढलान कैसी है। बस इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समुद्र से उसकी दूरी कितनी है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। निर्भर करता है कि वहां का वातावरण और बाकी चीजें कैसी है, ठीक है, बहुत सारी और भी चीजें होती है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है गलत है आपके, बोथ आर जो है आप लोगों के फॉल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का मतलब होता है आप लोगों का एवरेज वेदर कंडीशन, लंबे समय तक जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, ठीक है, उसको क्लाइमेट बोलते हैं। उस क्लाइमेट डिपेंड करता है लोकेशन पर, एल्टीट्यूड पर, समुद्र से उसकी दूरी पर, रिलीफ पर, और भी बहुत सारी चीजें। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ना कि केवल इन दो चीजों पर। आप देख सकते हो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पर है वो, है ना। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आपने याद रखना है। नाउ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य पर नागरिकों को क्या प्रदान करने का कर्तव्य रखता है? ठीक है, देखिए इंग्लिश में तो 39A बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में 39A, हिंदी में ना 39 जो है क भी बोला जा सकता है इसको, क्योंकि आपको पता है ना रोमन लिपि में ABCD से स्टार्ट होता है, हिंदी में क ख ग घ से स्टार्ट होता है, इसी वजह से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 39 जो है फ्रेंड्स ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में खुद का वकील रखने के पैसे नहीं है, आपके पास में उतनी व्यवस्था नहीं है, तो लीगल एड आपको सरकार प्रोवाइड करेंगी, तो सरकार लीगल एड प्रोवाइड करेंगी, ये याद रखना है, ठीक है। आंसर करिए इसका जल्दी से, ठीक है। तो लीगल एड कौन प्रोवाइड करेगा? सरकार प्रोवाइड करेंगी, ये आप लोगों को सहूलियत मिलती है इसके अंदर में, ओके। तो कानूनी सहायता सरकार के द्वारा प्रोवाइड करना, मुफ्त कानूनी सहायता, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि कल जो है आप लोगों की मेगा टेस्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मेगा टेस्ट है आप लोगों की, 30 डे क्रैश कोर्स आप लोगों का, और कल पेपर 1 की मेगा टेस्ट है और उसके बाद में पेपर 2 की मेगा टेस्ट है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है
वो सभी के सभी बच्चे, नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ है आप लोगों का, उसको फिल कर लेंगे, आपको कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ जो केवीएस के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए, बीपीएससी तैयारी के लिए या सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो है टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ भी सकते हैं अभी से, ताकि आप सीटेट के साथ साथ में धीरे धीरे आपका वो वाली जो पढ़ाई है वो भी आप लोग कर सके। ठीक है, और लंबे समय तक आप लोग जो है उन कंटेंट को एक्सेस करके, क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपकी पूरी वैलिडिटी रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपने अभी से भी लेके रख लिया उसको तो भी आपके पास में वो रहेगा ही। जैसे मान लीजिए अगर आपने केवीएस अभी ले लिया तो जब तक केवीएस की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके पास में रहेगा वो। अगर आपने डी ट्रिपल एस भी ले लिया तो इस कम प्राइस के अंदर में, जो अभी आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, उसी के अंदर में आपके पास में हमेशा रहेगा, क्योंकि आगे जाकर जब प्राइस बढ़ेंगे तब फिर आपको हो सकता है महंगे में लेना पड़े। तो अभी आप फ्री क्रैश कोर्स आप लोग कर रहे हो, तब तक आप साथ साथ में उसको भी कर सकते हो आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।